बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ को हम स्टडी कर रहे थे। अब तक आपने देखा कि सेल्स की हिस्ट्री देखी, आपने माइक्रोस्कोप को स्टडी किया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि प्लांट में 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। 3 पार्ट्स होते हैं एनिमल के सेल में: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब इन बेसिक पार्ट्स में से हमने सेल वॉल को स्टडी कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर लिया था, न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया था और साइटोप्लाज्म पर हमारी बात हो रही थी। साइटोप्लाज्म को हमने काफ़ी हद तक देख लिया था, काफ़ी ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए थे, बस थोड़े से एक दो ऑर्गेनल्स रह गए थे, तो हमने उनको स्टडी करना है। तो थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं कि साइटोप्लाज्म के बारे में और ऑर्गेनल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था साइटोप्लाज्म से रिलेट। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जेली टाइप मटेरियल सेल के अंदर पैक हुआ हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर फिर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, दाने दाने सा होता है, यानी ग्रैनुलेटेड होता है, गाढ़ा होता है और विस्कस जेली टाइप का जेल टाइप का मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे सेल के अंदर मौजूद है और सेल मेम्ब्रेन ने इसको पैक कर रखा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये जेली टाइप का मटेरियल है तो इसके अंदर जो सपोर्ट होती है उसके लिए क्या मामला है जी। सपोर्ट के लिए कि हमारे पास ये इसकी डायग्राम है। तो ये चूंकि साइटोप्लाज्म जेल टाइप का होता है, लिक्विड होता है, इसमें तकरीबन 90% वाटर मौजूद होता है, तो जेली टाइप का हो गया। तो इसके अंदर सपोर्ट का क्या मामला है कि इनमें जो है लंबे लंबे से प्रोटीन के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि फिर इस जेल टाइप साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उस साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है जी। तो साइटोस्केलेटन की मदद से आपके साइटोप्लाज्म में सपोर्ट पैदा होता है। और उसके अलावा फिर साइटोस्केलेटन को अगर आप हटा दें तो बिल्कुल जितना भी आपका जेल टाइप का साइटोप्लाज्म रह जाता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल में हमारे पास ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आपके सेल के अंदर जिनका पर्टिकुलर काम होता है। हर हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक खास फंक्शन होगा। तो उनमें से हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी किया था? सबसे पहले आया था ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये रॉड या बीन शेप का होता है, तमाम सेल्स में पाया जाता है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, सबके। बस बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल्स होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक, उनके सेल में इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में उसकी बात करेंगे। तो बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट और एनिमल दोनों के सेल्स में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे होते हैं ये। इनमें 2 मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है। इस फोल्डिंग को आप क्रिस्टी कहते हैं। उसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको आप मैट्रिक्स कहते हो। मैट्रिक्स और क्रिस्टी में इंजाइम्स लगे हुए होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या बताया आपको मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके खाने को ले, आपके जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के उसमें से एनर्जी ड्राइव करता है और फिर उस एनर्जी को एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर देता है। तो ये दरअसल एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है और उन एटीपी के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। अब सेल के किसी भी पार्ट को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी का मॉलिक्यूल लेता है, उसको उसको तोड़कर, उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी हासिल कर लेता है। तो चूंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बना रहे हैं, लिहाजा इनको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद हमने जो दूसरा ऑर्गेनल पढ़ा था वो था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में आपको बताया कि ये प्लांट सेल्स और एल्गी में पाया जाता है। ये फंगस और एनिमल के सेल में नहीं होता। ये 3 तरह का होता है क्योंकि इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स स्टोर हुए हुए होते हैं। अब कौन सा पिगमेंट स्टोर हुआ है उस हिसाब से प्लास्टिड्स की 3 टाइप होती है। पहली टाइप कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर हुआ हुआ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस प्लास्टिड का यानी क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है या आपको ग्रीन पार्ट्स में मिलता है। पौधों के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें ये मिलता है, जैसे कि लीफ हो गया, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट, लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, अंदर स्ट्रोमा नाम का एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उसके बाद डिस्क शेप के थैलेक्वाइड्स होते हैं। थैलेक्वाइड्स आपके स्टैक्स यानी कि अरेंज हुए होते हैं लंबाई में, उसको आप कहते हो ग्रेनम। थैलेक्वाइड में है क्लोरोफिल स्टोर और थैलेक्वाइड ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसका काम भी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है जी, इसमें ये जो क्लोरोफिल मौजूद है, जो पिगमेंट स्टोर हुआ हुआ है इसमें क्लोरोफिल,
वो आपकी सूरज की रोशनी को या आम रोशनी को लेकर उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है, और यूं जो है इनका खाना तैयार होता है, ऐसा खाना जिसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो ये ग्लूकोज के फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, तो उस तैयारी के दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है, जो फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है, वो ये क्लोरोप्लास्ट हासिल करते हैं सूरज की रोशनी को लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। फिर दूसरे टाइप का जो प्लास्टिड होता है वो मैंने आपको बताया क्रोमोप्लास्ट। इसमें ग्रीन के अलावा कोई सा भी आपको पिगमेंट मिल जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, कोई सा भी पिगमेंट होगा, ग्रीन नहीं होता। ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये आपको फ्लावर के सेल्स में मिलते हैं, और इनकी वजह से फ्लावर का कलर आता है। ये इनका काम क्या होता है कि ये अपने कलरफुल होने की वजह से फ्लावर को कलरफुल बना देते हैं, और फ्लावर कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, जिसकी मदद से फिर ये एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, उसको परफॉर्म करते हैं। फिर तीसरे टाइप का जो प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ये आपको प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स वगैरह, उनके सेल्स में ये आपको मिलता है। इनमें जो पिगमेंट स्टोर होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, लिहाजा ये ल्यूकोप्लास्ट भी आपको बिल्कुल कलरलेस नजर आता है। इसका काम होता है कि ये शुगर को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज कर रहे हैं जी फूड की। तो ये प्लास्टिड्स बताया आपको मैंने। उसके बाद जो तीसरा ऑर्गेनल हमने डिस्कस किया वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी आपको प्लांट और एनिमल दोनों के सेल्स में मिलता है। ये है क्या, दरअसल मेम्ब्रेन से बनी हुई चैनल्स हैं, पतली पतली चपटी चपटी मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं, अंदर से खाली होती है। तो जैसे कि आपके पास जैसे स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ की तरह अंदर से खाली होती है और वो पाइप टाइप का, इस तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेम्ब्रेन से बनी हुई पतली पतली सी चपटी चपटी सी चैनल्स होती है, और ये चैनल्स आपस में पूरे सेल में फैली हुई होती है और इंटरकनेक्टेड होती है। एक चैनल से दूसरी चैनल कनेक्ट होती है, और फिर पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ये फैली हुई होती है, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। इनकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, एक ऐसी जिनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, वो आपको दाने दाने सी नजर आती है, और उनको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है जिनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते, वो आपको बिल्कुल सादी सी स्मूथ सी नजर आती है, और उनको आप कहते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो राइबोसोम्स चिपके हुए तो रफ हो गई, राइबोसोम्स नहीं लगे हुए तो स्मूथ हो गई। इनका काम बहुत बहुत सारे काम होते हैं इनके। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, क्योंकि ये चैनल्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं, तो इनके अंदर से चीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। दूसरा काम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, तो वो प्रोटीन फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं, और फिर ये उन प्रोटीन्स को पैक करके वेसिकल्स की सूरत में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, तो वो लिपिड्स वगैरह बनाते हैं, लिपिड्स को मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, फिर वो इन चैनल्स के अंदर आ जाता है, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये मदद कर रहा है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करने में ये मदद करता है, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो अगला ऑर्गेनल हमने पढ़ा था उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज, इसको आप गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हो। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होती है, यानी कि मेम्ब्रेन से बनी हुई पतली पतली चपटी चपटी सी चैनल्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। बस फर्क क्या है, गोल्जी बॉडी, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनका पूरे सेल में जाल बिछा हुआ था, जबकि गोल्जी बॉडीज में ये जो पतली पतली सी चपटी चपटी सी मेम्ब्रेन से बनी हुई जो चैनल्स होती हैं, ये एक के ऊपर एक अरेंज हुई होती है, यानी स्टैक की फॉर्म में। ठीक है, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, एक के ऊपर एक अरेंज हुई है, आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती है। एक हिस्सा इनका ऊपरी वाला हिस्सा कहलाता है सिक्स फेस, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रांसफेस। अब इनमें काम क्या होता है जी, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ वाले होते हैं उनमें राइबोसोम्स होता है, वो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि स्मूथ वाले जो है वो लिपिड्स बनाते हैं। अब जब वो लिपिड्स तैयार कर लेते हैं, प्रोटीन तैयार कर लेते हैं, तो वो इसमें ये डायग्राम थी आपकी, हाँ यहाँ इस डायग्राम से देखते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने प्रोटीन तैयार किया जो कि वेसिकल की सूरत में निकलता है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स तैयार करते हैं, वो भी वेसिकल्स की सूरत में निकलता है। वेसिकल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अकेले अकेले नहीं घूमते, बल्कि इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं वेसिकल। तो ये जो है ये लिपिड का वेसिकल हो गया, ये हो गया जी प्रोटीन का वेसिकल। अब गोल्जी बॉडीज इन वेसिकल्स को रिसीव करता है,
सिस फेस जो होता है, जो सिरा होता है सिस फेस के नाम से, वहां से ये वेसिकल्स एंटर हो जाते हैं गोल्जी बॉडीज में। फिर गोल्जी बॉडीज इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। प्रोटीन्स आपके पास कई किस्म के होते हैं, प्रोटीन्स में ग्लूकोज मिला दें, ये अलग किस्म का प्रोटीन है, प्रोटीन में आप लिपिड्स मिला दें, ये अलग किस्म का प्रोटीन है। तो वो बहुत सारे किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो बहुत सारे किस्म के प्रोटीन है वो ये गोल्जी बॉडीज बनाता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को। तो इसने प्रोटीन का वेसिकल लिया, लिपिड का वेसिकल लिया, दोनों प्रोटीन और लिपिड्स को मिलाया, ये बन गया लिपोप्रोटीन नाम का कंपाउंड। अब ये जो लिपोप्रोटीन नाम का ये जो नया कंपाउंड बना है, ये नीचे ये ट्रेवल करता हुआ नीचे ट्रांसफेस की तरफ आएगा। गोल्जी बॉडीज का जो निचला हिस्सा होता है ट्रांसफेस, उस तरफ आता है, और वहां से ये एक वेसिकल्स की सूरत में वहां से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। अब ये अगर सपोज करें जी ये ग्लैंड्यूलर सेल है, यानी कि हमारे स्टमक का सेल है फॉर एग्जांपल, या पेंक्रियास का सेल है, जिनका काम होता है एंजाइम्स खारिज करना। जैसे हमारे जो पेंक्रियास होते हैं, ये पेंक्रियास जूस बनाते हैं जी, उस जूस में एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अब ये जो पेंक्रियास का सेल है उसमें ये गोल्जी बॉडीज ये सारा काम कर रहा है। गोल्जी बॉडीज ने एंजाइम्स में जो इस्तेमाल होने वाला प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडीज ने बना लिया। सपोज करें वो लिपोप्रोटीन है, तो इसने प्रोटीन और लिपिड्स को मिलाया, लिपोप्रोटीन बन गया। अब वो लिपोप्रोटीन वेसिकल की सूरत में निकलेगा, वेसिकल ट्रेवल करता हुआ मेम्ब्रेन तक जाएगा। वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगी, तो वेसिकल की मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, और जो उसके अंदर लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर निकल आएंगे। अब जब वो सेल से बाहर निकल आएंगे तो इसी तरह पेंक्रियास का हर सेल लिपोप्रोटीन खारिज करेगा, वो आपका एंजाइम बन गया जो आपका प्रोटीन बना रहा है। तो हमारे ये जो ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं, तो ये जो एंजाइम्स खारिज करते हैं, तो उनके उन ग्लैंड्स में जो सेल होता है उनके अंदर से गोल्जी बॉडीज ये एंजाइम्स बना रहे होते हैं और ये सेक्रेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अभी आप एक ऑर्गेनल पढ़ोगे लाइसोसोम, उसमें भी एंजाइम्स पैक हुए हैं, तो वो भी एंजाइम्स हैं, वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो वो एंजाइम्स भी यही बना रहा है। तो हम कहते हैं लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज बनाता है। तो जो लाइसोसोम में अभी आएगा ऑर्गेनल, वो लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडीज बनाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कर रहा है, वेसिकल्स की सूरत में इनको पैक करता है, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, सेल सेक्रीशन करता है, लाइसोसोम्स बनाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हो जाता है ये भी गोल्जी बॉडीज। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास वो कहलाता है सेंट्रायल्स। सेंट्रायल्स असल में इनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये सिर्फ एनिमल के सेल में पाया जाता है। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, ये प्लांट में नहीं होता। ठीक है, सेंट्रोसोम होता है जी एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है। और अगर हम सेंट्रोसोम को देखें तो सेंट्रोसोम में दो सेंट्रायल्स होते हैं। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये एक सेंट्रोसोम है, जिसमें आपको दो देखें जी, दो एक जैसी चीजें नजर आ रही है, हर एक को आप कहते हो सेंट्रायल। तो एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रायल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रायल को अगर आप देखें तो सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रहा है आपको, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तीन माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर एक सेट बनाते हैं। ये देखें जरा, एक दो तीन, तीन माइक्रोफिलामेंट्स मिल गए, ये एक सेट बन गया। ऐसे 9 सेट लगे हुए होते हैं, 9 सेट्स अरेंज हुए हुए होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तीन तीन माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर एक सेट बना रहे हैं, और ऐसे 9 सेट सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज हुए हुए होते हैं, तो ये एक तैयार हुआ सेंट्रायल। ऐसे दो सेंट्रायल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये बनता है सेंट्रोसोम। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एनिमल सेल में ये पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान ये दोनों सेंट्रायल्स अलग अलग हो जाते हैं। आगे डायग्राम, हाँ, ये दोनों सेंट्रायल्स अलग अलग हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस के एक तरफ चले जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चले जाता है, और वहां जाके ये स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं जी, क्रोमोसोम्स से जाके अटैच हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को खींचते हैं अपनी अपनी साइड पर। तो सपोज करें ये पॉइंटर देखें जी, ये न्यूक्लियस है, एक सेंट्रायल इधर चला जाएगा इस तरफ और एक इधर आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों स्पाइंडल फाइबर्स बनाएंगे और अपनी अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। तो यूं जो है सेंट्रायल्स क्रोमोसोम्स की डिवीजन के दौरान बड़ा काम आता है, सेल डिवीजन के दौरान बड़ा काम आता है। अगला चैप्टर आपका सेल डिवीजन का होगा, उसमें आप और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये सेंट्रायल्स होता है। फिर हमारे पास जो अगला ऑर्गेनल है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम काफी दफा आ चुका है, सबसे पहले ये आया था न्यूक्लियोलस जब हमने स्टडी किया था, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इसका जिक्र हुआ। राइबोसोम सबसे पहली बात है, हमने जो न्यूक्लियस पढ़ा था तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गोल होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, अंदर जेल टाइप का मटेरियल होता है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक
सवैयां या धागों की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, जो कि आगे जाके सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी एक गोल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम्स बनाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जा रहा है ना न्यूक्लियोलस, दैट क्रिएट राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के जरिए ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद दो मामले होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा साइटोप्लाज्म ये जो ग्रैनुलर टाइप का हुआ है, दाने दाने से जो नजर आ रहा है, ये इस वजह से क्योंकि इनमें राइबोसोम्स फैले हुए। और फिर क्या होता है जी, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके चिपक जाएंगे, उनकी मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं, और फिर वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोलस से तैयार होने के बाद जब ये न्यूक्लियो पोर्स के जरिए बाहर आते हैं, तो या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाएंगे और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ये साइटोप्लाज्म में फैले हुए, तो इस वजह से हमें साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर टाइप का नजर आ रहा होता है। इनका काम क्या होता है जी, ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, फिर वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है, ट्रांसफर होके गोल्जी बॉडीज तक जाता है, उसके बाद फिर उसकी मॉडिफिकेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी तकरीबन हर चीज, सेल के अंदर जो हर चीज बनी हुई है, हर चीज के अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको बनाने के लिए आपके पास एक अलग से सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है, और एक नहीं है, बहुत सारे राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के मामले में सेल आपका इंडिपेंडेंट है एक लिहाज से। तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, इसी वजह से हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं सेल की, क्योंकि ये प्रोटीन्स को तैयार कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास वो कहलाता है वैक्यूल। वैक्यूल जो है, इनका मामला ये होता है कि अगर प्लांट के सेल्स होते हैं तो उनमें एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। ये डायग्राम इस वक्त प्लांट सेल की है, इसमें देखें आपको एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है जिसने सेल का ज्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया। और इस बड़े से वैक्यूल की वजह से फिर जो प्लांट का न्यूक्लियस होता है सेल का, वो साइड की तरफ होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर दो मामले होते हैं, या तो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल होता ही नहीं है, या फिर अगर होगा भी तो छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, कुछ, एक नहीं, दो चार पांच छह, लेकिन कुछ होते हैं छोटे छोटे से। तो एनिमल सेल्स के अंदर या तो वैक्यूल नहीं होगा, या फिर अगर मौजूद भी होगा तो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। जबकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। कुछ प्लांट सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वैक्यूल्स जो है वो छोटे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं। लेकिन ज्यादातर की बात हो रही है तो ज्यादातर प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। इसकी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि ये रबड़ की तरह इलास्टिक सी होती है, खिंचाव होता है इसके अंदर, तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये अपने अंदर सेल सेप को स्टोर करता है। सेल सेप क्या होता है, जो हमारा प्लांट अपना फूड तैयार करता है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक ग्लूकोज का सोल्यूशन बन जाता है। फिर इस ग्लूकोज के सोल्यूशन के साथ साथ मिनरल्स वगैरह दूसरी चीजें भी डिसॉल्व हो जाती है। तो अब ये जो सोल्यूशन है इसको आप कहते हो सेल सेप, एंड दैट इज द फूड। ये है जी सेल के हर प्लांट सेल को चाहिए। तो ये जो सेल सेप होता है जब सेल्स में जाता है तो ये वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस बहुत करता है तो बहुत ज्यादा पैमाने पर इनका जो है सेल सेप तैयार होता है। तो ये सेल सेप वैक्यूल्स में जाके स्टोर हुए होते हैं। तो प्लांट में चूंकि ज्यादातर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और बहुत ज्यादा पैमाने पे इनका फूड तैयार हो रहा होता है, तो इसलिए इनको सेल्स के अंदर सेल सेप स्टोर करने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होती है, इसलिए इनके पास बड़ा वैक्यूल है। जबकि एनिमल अपना खाना खुद तैयार नहीं करता, वहां तो बस वो खाना हासिल करते हैं बाहर से, इसलिए उनके पास या तो वैक्यूल नहीं होते या फिर छोटे होते हैं। तो देयर आर द वैक्यूल्स। प्लांट में बड़ा, एनिमल में या तो नहीं है या छोटे। इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये सेल सेप स्टोर करता है। उसके बाद जो अगला ऑर्गेनल हम देखेंगे वो है लाइसोसोम्स। ये गोल्जी बॉडीज के दौरान मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडीज ना सिर्फ प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, सेल सेक्रीशन करते हैं, बल्कि एक ऑर्गेनल भी बनाते हैं जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो ये वो ऑर्गेनल है जो गोल्जी बॉडीज बना रहा है। तो दे आर क्रिएटेड बाय गोल्जी बॉडीज बट दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। ये एनिमल सेल्स में होते हैं, ये प्लांट सेल्स में नहीं होते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें मेम्ब्रेन होती है, ये लाइसोसोम है, इसकी मेम्ब्रेन होती है जी अपनी एक बकायदा, और अंदर इसके मौजूद हैं जी इंजाइम्स। मैंने आपको बताया
कि एंजाइम्स प्रोटीन से तैयार होते हैं और प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम गोल्जी बॉडीज का है। तो यूं गोल्जी बॉडीज इनको तैयार करता है। गोल्जी बॉडीज इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको मॉडिफाई करता है, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बना देता है और फिर उनको मेम्ब्रेन के अंदर पैक करके बाहर निकाल देता है। ये लाइसोसोम तैयार हो गया। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल जब फूड हासिल करते हैं, एनिमल सेल जब खाना खाते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हमारे सेल्स में जाते हैं तो हमारे ये लाइसोसोम्स उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको सिंपल शक्ल में लेकर आता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर उनको सिंपल शक्ल में लाते हैं और इसको तोड़ने के लिए इसको एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो एंजाइम्स इसमें स्टोर हुए हैं। तो चूंकि एनिमल सेल्स जो है उनके पास खाने की वैरायटी होती है, वो मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जाते हैं, तो लाइसोसोम्स मौजूद है जो उनके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको सिंपल फॉर्म में लाता है। जबकि प्लांट जो है वो अपना एक सिंपल सी शुगर तैयार कर रहा है, वो तो खुद खाना तैयार करता है, तो उसके पास तो वैरायटी नहीं है, वो तो एक सिंपल सी चीज खा रहा है जी, वो खुद ही तैयार करके बना रहा है ग्लूकोज, लिहाजा उसको उस सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके पास लाइसोसोम्स नहीं होते। तो एनिमल सेल्स चूंकि वैरायटी है जी इनके फूड्स के अंदर, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करते हैं, इनके सेल्स में बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो लाइसोसोम्स उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, सिंपल फॉर्म में ले आता है और फिर सिंपल फॉर्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके मजीद टूटती है। प्लांट में चूंकि सिंपल से ही मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर कोई वैरायटी नहीं होती फूड की, इसलिए उनके अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है। इसके अलावा एक और काम ये आपका करता है जी, ये आपके डेड सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। यानी आपके सेल्स के अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, इनमें से जो ऑर्गेनल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, यानी फंक्शंस करना बंद कर देते हैं, तो वो डेड हो गए, तो उन डेड पार्ट्स को भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जी आपके सेल के अंदर, 2-4 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी मुद्दत पूरी हो गई है जी, वो खत्म हो गए, अब वो फंक्शंस नहीं कर रहे, तो दे आर डेड। तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम्स उनके साथ अटैच हो जाता है और फिर अपने एंजाइम्स के जरिए उस माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सबको तोड़कर उनको सिंपल फॉर्म में ले आता है ताकि रिसाइकल हो जाए। तो जैसे हमारी आम लाइफ में रिसाइकल का प्रोसेस होता है ना, कि आप पानी की बोतल पी लेते हैं, तो जो बोतल बची है, पानी पी लिया, बोतल बची, आप उसको क्या करते हो, रिसाइकल कर देते हो। यही मामला लाइसोसोम भी कर रहा है। सेल के अंदर कोई पार्ट, कोई ऑर्गेनल खराब हो गया, लाइसोसोम उसको तोड़ देता है, उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं और फिर वो सेल उसको यूज कर लेता है। तो चूंकि ये आपके डेड सेल्स को भी पाता है, उसके बाद ये एक नुकसान भी होता है, वो तो आप खैर हायर क्लासेस में देखते हैं। तो दिस आर द ऑर्गेनल्स। ये हमने सेल के स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है हमारा वाइंड अप हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने जो है चारों बेसिक पार्ट्स को स्टडी कर लिया। साइटोप्लाज्म में जितने काम के बड़े बड़े ऑर्गेनल्स थे, हमने उन तमाम को भी स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं अगली चीज की तरफ, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की टाइप्स को देखेंगे जी। तो सबसे पहले जो हम दो टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस की शक्ल में हम उनको डिस्कस करेंगे, तो वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जरा सबसे पहले इनको देख लेते हैं। प्रो का मतलब पहले जरा नाम पर गौर करें, तो ये जो कैरियोटिक वर्ड है, जो दोनों नामों में कैरियोटिक, ये कैरियोट से निकला है और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो कैरियोट वर्ड है, ये इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, यू का मतलब होता है ट्रू। तो प्रो कैरियोटिक का मतलब हो गया फॉल्स न्यूक्लियस और यू कैरियोटिक का मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस। पूरा पढ़े तो फॉल्स न्यूक्लियस वाला सेल प्रोकैरियोटिक सेल, ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको वैसे ब्रीफ कर चुका हूं चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 3 में भी, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। उनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो गायब होती है, वो होती ही नहीं है, वो एब्सेंट होती है। अब क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि या आपके न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज होती है उसको पैक करके रखा हुआ होता है। आपका न्यूक्लियस इस मेम्ब्रेन की वजह से वाजे तौर पे नजर आ रहा है और एक जगह पे फिक्स हुआ हुआ है। इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपका जो रूम का जो दीवारें होती है ना, वो है मेम्ब्रेन। आपकी दीवारों की वजह से आपका रूम दूसरे रूम से अलग हो गया, वाजे तौर पे नजर आ रहा है, सेपरेट हुआ हुआ है। अगर आप दीवारें गायब कर दोगे फिर क्या होगा, फिर आपका रूम दूसरे रूम के साथ मर्ज हो जाएगा। आपके रूम में और दूसरे रूम में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आपका जो रूम है, जो कैद हुआ हुआ था, वो अब खत्म हो गई बाउंड्री, तो अब आपका जो रूम है वो दूसरे रूम के साथ कंबाइन हो जाता है। यही मामला है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर।
इनके न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। अब चूंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये आपके न्यूक्लियस के अंदर की जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, उनको एक जगह पे रिटेन करके रखा हुआ है, एक जगह पे पैक करके रखा हुआ है, और इस वजह से आपका न्यूक्लियस वाजे तौर पे नजर आ रहा है। ये देखें इस डायग्राम को, यूकैरियोटिक को, इसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद है, तो अब आपका न्यूक्लियस इस मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो गया, वाजे तौर पे नजर आ रहा है। आपका न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें वो इसी शेप के अंदर मौजूद रहती है, इसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। जबकि इधर क्या मामला है, देखिए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, तो चूंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, तो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्म वगैरह, वो सब साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो गया, आपका न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म के साथ मर्ज हो गया, तो हम कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दूसरा डिफरेंस देखें तो वही इसी से निकल जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, सो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सच्चा न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता। सच्चा न्यूक्लियस कब कहोगे आप, जब आपको वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा हो, तो ट्रू विजिबल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आपको यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, इसलिए आप कहोगे कि ये ट्रू न्यूक्लियस है, जबकि इधर आपके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रहा न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से ट्रू न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसकी वजह से ट्रू न्यूक्लियस विजिबल होता है, मौजूद होता है। मजीद डिफरेंस क्या है जी, एक और बड़ा डिफरेंस है वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फिर खाली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं, बाकी तमाम ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स कौन से बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड्स, ये मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स थे। वैक्यूल, ये मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स थे, इनमें मेम्ब्रेन मौजूद थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको बताया 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन से बनी हुई चैनल्स होती हैं, गोल्जी बॉडीज में भी मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर खाली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब नहीं होती है, तमाम ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। तब वो जो न्यूक्लियस के साथ मामला हुआ वही दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ भी मामला हो जाता है कि वो ऑर्गेनल्स भी आपको नजर नहीं आते, साइटोप्लाज्म में मर्ज हो जाते हैं। तो अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी मेम्ब्रेन गायब हो गई, खत्म हो गई, उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी मैट्रिक्स भरा हुआ था, एंजाइम्स भरे हैं, वो सारे फिर पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड होता है, इसकी भी मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, वो मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो फिर उसके अंदर जितना पिगमेंट मौजूद होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। तो हम इस बात को ऐसे पेश करते हैं कि जी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर आपको मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से फिर वो आपको विजिबल होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, तमाम ऑर्गेनल साफ सुथरे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन्स मौजूद है। उसके बाद अगले डिफरेंस पर आए तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल मौजूद है, तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया, कुछ चीजें तो इसके अंदर मौजूद है, बस डीएनए है जी इनके पास, या साइटोप्लाज्म है, या राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती। तो चूंकि इनके पास ज्यादातर चीजें तो एब्सेंट है, ना तो इनके पास न्यूक्लियस है ना इनके पास मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स है, देन दे आर स्मॉल एंड सिंपल। तो ये जो सेल होता है ये छोटा होता है और बड़ा सिंपल सा सादा सा नजर आ रहा होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस भी मौजूद है, तमाम ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं, तो इतनी सारी चीजों के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। लिहाजा यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं, इनसे अगर आप कंपेयर करें तो बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा नजर आ रहे होते हैं, मुश्किल से नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद अगले डिफरेंस पर आए तो नेक्स्ट डिफरेंस है कि इनका जो क्रोमोसोम होता है वो भी बड़ा सिंपल सा हो गया। उसमें खाली एक ही क्रोमोसोम होता है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम की हालत में नहीं होता। अब जब ये आप अगला चैप्टर पढ़ोगे, वहां जब हम क्रोमोसोम्स पर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्रोमोसोम भी ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, जो असल क्रोमोसोम होता है वैसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल हम उसको अपनी आसानी के लिए अभी फिलहाल क्रोमोसोम ही कह रहे हैं। तो इनका जो क्रोमोसोम होता है वो खाली एक होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। फिर वो जो सर्कुलर फॉर्म है वो क्वाइल हो जाती है और ऐसा नजर आ रहा है, देखें आपको ये जितना भी है ना, ये आपका एक सिंगल क्रोमोसोम है सर्कुलर, वो क्वाइल हो गया। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है जोड़े की शक्ल में,
पेयर्स की शक्ल में, यानी कि 2, 4, 6, 8, 14, 18 ऐसे 2 की फॉर्म में होते हैं। 2 की फॉर्म में क्यों होते हैं? एक माँ से आता है, एक बाप से आता है। एक क्रोमोसोम माँ से आएगा, एक क्रोमोसोम बाप से आएगा, इसलिए हमेशा ये डिप्लॉइड में होते हैं। जैसे इंसानों के अंदर 46 है, 44 होंगे किसी में 42 होंगे, ऑड नंबर में नहीं होते। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगले अगले फर्क पर आए तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये खाली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आपको यूनिसेलुलर में भी मिलता है और मल्टीसेलुलर में भी मिलता है। और इसके एग्जाम्पल पर आए तो प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक की एग्जाम्पल जो है मल्टी सेलुलर के अंदर से आप ले लें प्लांट सेल की, एनिमल्स और फंगस। और यूनिसेलुलर में से आप ले लें तो एल्गी हो गया, यूग्लेना हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये हो गए दो टाइप्स के सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, सिंपल होता है, छोटा होता है, सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक क्या है जी? इनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से आपके पास ना सिर्फ ट्रू न्यूक्लियस है बल्कि तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, बड़ा होता है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होता है। यह आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में मिलता है। उसके बाद मजीद डिफरेंस की तरफ आते हैं तो दो टाइप और हम देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल की। ये तो दो हमने जो टाइप देखी ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम दो टाइप और देख लेते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। इनमें क्या फर्क होता है, इनको भी फर्क की सूरत में स्टडी कर लेते हैं। काफी ऑर्गेनल्स आपने पढ़े, आपने देखा कुछ ऑर्गेनल्स में आ रहा था कि प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में नहीं होते, कुछ में आ रहा था एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। तो इसी से हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल वॉल का होना। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस। दूसरा, प्लाज्मोडिस्मेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल में एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होते हैं जी? सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे सुराग होते हैं ना, उन सुरागों को आप कहते हो प्लाज्मोडिस्मेटा। अब चूंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल है तो जाहिर बात है उसमें पोर्स भी होंगे, प्लाज्मोडिस्मेटा होते हैं। जबकि एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडिस्मेटा कहाँ से होंगे? तो इसलिए उनमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है जी? कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। उसके बाद प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसने ज्यादातर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर दो मामले होंगे, या तो वैक्यूल नहीं होगा या अगर होंगे तो कुछ होंगे छोटे छोटे से। उसके बाद इनका न्यूक्लियस जो है प्लांट का वो साइड में होता है, किनारे की तरफ होता है, क्योंकि वैक्यूल ने ज्यादा जगह घेर दी। जबकि एनिमल में चूंकि वैक्यूल नहीं होता तो एनिमल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की जगह पर होता है। और डिफरेंस पर आए तो लाइसोसोम्स, अभी हमने पढ़ा है लाइसोसोम्स प्लांट्स में नहीं होते, वही जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और एनिमल में लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। और एक और डिफरेंस है वो ये सेंट्रोइल्स का, कि प्लांट के अंदर सेंट्रोइल्स एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल में सेंट्रोइल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वही ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन के दौरान फाइबर्स बनाता है। तो हमने देखा कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट में, कुछ ऑर्गेनल्स एनिमल्स में। तो प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस आए जी? सबसे पहला, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल वॉल में प्लाज्मोडिस्मेटा होता है जबकि एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडिस्मेटा भी नहीं होगा। प्लांट्स में प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जबकि एनिमल में ये नहीं होते। प्लांट के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, जबकि एनिमल में या तो वैक्यूल होंगे तो छोटे और न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट्स में लाइसोसोम्स नहीं होते जबकि एनिमल्स में लाइसोसोम्स होते हैं। प्लांट्स में सेंट्रोइल्स नहीं होते, एनिमल में सेंट्रोइल्स होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आज की हमारी जो है क्लास को अब हम